ओके स्टार्ट हो गई। सो एक्चुअली जो है कल हम लोगों ने क्या ग्रुप्स के बारे में पढ़े थे और यूजर कैसा क्रिएट करते हैं यूजर के बारे में पढ़े थे, लाइसेंसिंग पार्ट देखे थे, यूजर को कैसा लाइसेंस असाइंड होएगा, फिर इसके बाद ग्रुप बेस्ड लाइसेंस हम लोगों ने कैसा देखा था, डायनामिक ग्रुप कैसे होता है और एक स्टैटिक ग्रुप क्या होता है। करेक्ट। स्टैटिक ग्रुप मतलब जो है कि हम लोग को ग्रुप के अंदर यूजर को मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, और डायनामिक ग्रुप के अंदर ऐसा है कि अगर हम लोगों ने जो यूजर को क्राइटेरिया को सेट करके रखा है डिपार्टमेंट वाइज या फिर कुछ अलग अलग वाइज जैसे सेट करके रखा है, उसके बेसिस पे वो यूजर वो दूसरे ग्रुप में जो है कि ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने एज ए रेडी का एक पार्ट देखा था। ठीक है, अभी यूजर से अभी किसी ने बोला आपको बल्क में ऐड करने के लिए, तो आपने यहाँ से क्या किया, बल्क में जो है कि क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किया, सीएसवी डाउनलोड किया, और फिर इसके बाद जो है कि अब डिटेल जो है अपलोड किया आपने, यहाँ पे यूजर बल्क में ऐड जो है कि क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है सेम। अगर किसी ने आपको बोला कि मुझे एक ग्रुप बनाना है और ग्रुप के अंदर यूजर को बल्क में ऐड करना है, तो सेम कंडीशन वही ग्रुप के ऊपर अप्लाई होती है। आपने ग्रुप क्रिएट किया, एक आपका यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो गया, और एक मेंबर्स में आप जाओगे, यहाँ पे बल्क में ऑपरेशन है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे डाउनलोड मेंबर का एक रहता है वो क्लिक करो, या फिर समझो कि आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे, इंपोर्ट मेंबर एंड रिमूव मेंबर। क्यों इसको कुछ लगता है कि ग्लोबल एडमिन का राइट्स नहीं है क्या? अगर देखना है कि मुझे कौन सा राइट्स है कौन सा नहीं राइट्स है, तो इसके ऊपर बस खाली क्लिक करना है। आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में आ जाओ, और जो यूजर को आप यूज कर रहे हो यूजर के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे ऊपर जो है कि रोल में देखो, आप यहाँ पे ग्लोबल एडमिन में दिख रहे हो। ठीक है, तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको देखना चाहिए यहाँ पे। ग्लोबल एडमिन कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, मेंबर्स ही अपने नहीं बने हैं इसके वजह से क्या? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा मुझे। अच्छा डायनेमिक में यूजर है, ओके इसीलिए। दूसरा एक देख लेते हैं बना के। सिक्योरिटी ग्रुप, और ग्रुप का नेम जो है कि टेस्ट, इसके अंदर भी टेस्ट करके रख दिया मैंने। मेंबरशिप असाइन टाइप कर दिया मैंने बस, और जो है कि इसका मेंबर का ओनर किसको बनाना है, मेंबर किसको बनाना है, नहीं बनाना, तो उसके ऊपर जो है कि मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे जो है कि मेरा टेस्ट करके एक ग्रुप जो है कि क्रिएट हो जाएगा। ग्रुप क्रिएट हो गया, और इसके अंदर मुझे मेंबर्स ऐड करना है, मेंबर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑपरेशन पे जा रहा हूँ। देखो आपने अभी देख लिया वहां पे डायनेमिक ग्रुप क्या होता है और एक स्टैटिक ग्रुप में क्या डिफरेंस हो जाता है। अगर मैं डायनेमिक ग्रुप बनाऊंगा तो ऊपर के दो ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, अगर मैं स्टैटिक ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें ये ऑप्शन जो है कि इंपोर्ट ऑप्शन जो है कि ओपन हो जाता है। आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया, सीएसवी डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद सीएसवी को आप ओपन करो, यहाँ पे आपको दिया है। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखता है थर्ड नंबर पे एग्जाम्पल, इसको जो है कि देखो इसको आप डिलीट करो, और अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे आप टाइप करो। समझो कि मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे एक यूजर का ईमेल आईडी था ना, यहाँ पे चला गया, मैं यूजर में चला गया। अभी समझो कि मुझे ये तीनों यूजर को ऐड करने हैं उसके अंदर, तो इसका ईमेल आईडी आप कॉपी करके ले लो बस खाली। आपने ईमेल आईडी उसका कॉपी करके ले लिया, समझो कि ये आपके पास ही कहीं आईटी डिपार्टमेंट से या फिर कहीं एचआर से डेटा आता है, बोलता है कि एक ग्रुप बना और ग्रुप में बंदे लोग को ऐड कर दो। अरे ये भी जो है कि थोड़ा सा डाउनलोड ऑप्शन, अपने एक ग्रुप का जो बनाया था उसको क्लोज किया मैंने।
फर्स्ट वाला जो है कि डिलीट करना है। इसके बाद यूजर का डिटेल बने, ईमेल आईडी जो है उसका यूपीएन यूजर प्रिंसिपल नेम, खाली आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अगर मुझे ये सब यूजर का डिटेल भी अगर चाहिए, अगर मुझे इसका बल्क में डाउनलोड भी करना है, तो यहाँ आप ऑप्शन पे क्लिक करो। ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे अभी पहले यूजर को सेलेक्ट कर लो, ये मुझे डाउनलोड करने हैं पूरे। यहाँ पे डाउनलोड यूजर है, डाउनलोड यूजर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करके यूजर देगा। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे पूरे पूरे कितने आपके यूजर, जितने आपने सेलेक्ट किए रहोगे यूजर, वो यूजर को वो डाउनलोड करके देगा आपको। यहाँ पे इसका प्रोसेस स्टार्ट है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो अपने को यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि मेरा स्टेटस कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे मुझे शो कर रहा है बल्क ऑपरेशन वाला जो है कि वो सक्सेसफुल हो गया है। बल्क ऑपरेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है, डाउनलोड रिजल्ट। जैसे उसके ऊपर क्लिक किया मैंने और ये इसको ओपन किया, तो वो यूजर का जो मेरे तीनों यूजर को मैंने सेलेक्ट किए थे, तीनों यूजर का पूरा डिटेल आ गया। यहाँ पे यूजर प्रिंसिपल नेम आ गया, डिस्प्ले नेम, सर नेम, ईमेल आईडी, जो जो चाहिए था सब आ गया। अभी मुझे रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ उसका यूजर प्रिंसिपल नेम या तो फिर ईमेल आईडी। तो दो का दोनों मुझे सेम ही दिख रहा है। इसका ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ग्रुप वाला जो सेक्शन आप लोग को दिखाया था वो ग्रुप में यहाँ पे एंटर किया और इसको सेव कर दिया मैंने बस। सेव करने के बाद अगर मुझे वो ग्रुप का मेंबर बनाना है यूजर को, तो यहाँ पे एजर एक्टिव डायरेक्टरी में जाओ, ग्रुप्स में जाओ, मेरा यूजर टेस्ट करके नाम का ग्रुप था और इसके अंदर मेंबर बनाना, तो मेंबर्स पे क्लिक करो। ऐड मेंबर है, सॉरी, बल्क ऑपरेशन में यहाँ पे इंपोर्ट मेंबर में आपने तो फर्स्ट वाला स्टेप कर लिया, डाउनलोड सीएसवी। सेकंड है आपने वो सीएसवी फाइल को एडिट भी कर लिया। थर्ड ऑप्शन है अपलोड योर सीएसवी फाइल, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो और आपने जो डाउनलोड किए थे ऑप्शन आपका, जो सीट आपका डाउनलोड हो दिया हुआ था, ग्रुप मेंबर टेम्पलेट, कल इसको क्लिक करो और इसको सबमिट करो। यहाँ पे आपका जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे यूजर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिख रहा है। तो ये जो है कि एजर रेडी के टास्क हैं और ये आप लोग को मैनेज करने के लिए भी आना चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, अभी यूजर को यूजर का जो है कि कोई एक अभी बोलेगा आपको कि सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, तो सिक्योरिटी ग्रुप आप बना दोगे, उसके अंदर यूजर को कैसे ऐड करना है, अगर वही नहीं आया तो फिर नहीं कुछ मतलब है। फिर किसी ने बोला कि मुझे एक ग्रुप का जो एक ग्रुप है, एक ग्रुप का यूजर कितने लोग हैं, इसके अंदर यूजर कितने हैं, तो उसका अगर रिपोर्ट निकालना तो आप कैसे निकालोगे। तो उसका मैंने बताया, अभी समझो कि अपना एक ग्रुप है, अभी एक ग्रुप का मेंबर आपको निकालना है, अभी इतने ग्रुप में कितने मेंबर लोग हैं। यहाँ बल्क ऑपरेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे डाउनलोड मेंबर, डाउनलोड मेंबर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आपका टेस्ट नाम का जो है कि आपका ग्रुप का नाम आएगा, और आपने कभी निकाला है, एक्सपोर्ट कभी किया है, वो एक्सपोर्ट होके आपको डाउनलोड सीएसवी आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस ऑफ द यूज ऑपरेशन, तो अभी भी वो शायद रनिंग में है कि क्या है, कंप्लीटेड विथ नो एरर। ओके, बल्क ऑपरेशन आपका यहाँ पे क्लिक हो गया, जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करो और फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट पे करो, और जो आपने ग्रुप बनाया था वो ग्रुप के अंदर कितने यूजर हैं बस उसको क्लिक करो, यहाँ पे चेक करो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे ग्रुप हैं, मेरे ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, उनका डिस्प्ले नेम, ऑब्जेक्ट आईडी, यूजर जो भी है सब मिल जाएगा आपको। तो ये तो आपका हो गया यूजर्स एंड ग्रुप का। ठीक है, अभी आप लोगों ने जो है कि कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो है कि यहाँ पे @onmicrosoft.com जो ये सब लिख के आ रहा है, इसके जगह पे मुझे अगर किसी कंपनी का नाम लिखना है XYZ.com या फिर RBL Bank.com या फिर axisbank.com, HDFC Bank.com, वो कैसे आता है, कुछ मीन्स आप लोगों ने नोटिस किया? रीनेम डिस्प्ले में। नहीं, आप रिनेम करोगे तो नहीं रिनेम होगा, समझो, चलो मैं इसको रिनेम भी करता हूँ।
भाई वो उसका डोमेन रहेगा ना, जब भी करेक्ट क्रिएट करेक्ट करते करेक्ट ये आईडी ये तभी। करेक्ट। वो अपने को यहाँ पे रिनेम करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। समझो कि अभी यहाँ पे मैनेज यूजर ईमेल, अभी यहाँ पे आप रिनेम करो, चलो रिनेम पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दे रहा है क्या रिनेम करने का? अभी यहाँ पे मैं क्लिक भी करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं ऑप्शन दे रहा है रिनेम करने का। यहाँ पे नाम दे रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं नीचे दे रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्या है कि डोमेन है और डोमेन को आप रिनेम नहीं कर सकते हो। उसका यूजर नेम, डिस्प्ले नेम, ये सब जो है कि @ के आगे वाला कुछ भी आप डाल दो XYZ, लेकिन डोमेन का नाम आप कभी भी रिनेम नहीं कर सकते हो। अगर आपको वो करना है तो आपके जो है कि जो डोमेन प्रोवाइडर है वहां पे जाके आपको रिनेम करना पड़ेगा, तो जाके रिनेम होएगा। फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने टेनेंट को अपने रजिस्टर्ड किया तो फर्स्ट टाइम बाय बर्थ उसको .onmicrosoft.com लेकर ही टेनेंट को क्रिएट करने देगा। दिस इज द ये पॉलिसी ऑफ। डिफॉल्ट करेक्ट, ये डिफॉल्ट है डिफॉल्ट। ना उसका डोमेन। हाँ, डिफॉल्ट .onmicrosoft.com बना के देता है। अगर मुझे अपना डोमेन इसके अंदर ऐड करना है तो मैं जो है कि यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो है कि डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ डोमेन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा फर्स्ट वाला डोमेन यहाँ पे हेल्थी दिख रहा है। अगर डोमेन कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ पे आपको रेड में या फिर ग्रीन या फिर ऐसा कुछ अलग अलग सिंबल दिखेगा। मुझे मेरा डोमेन ऐड करना है, मैंने तो अभी तक परचेस नहीं किया, लेकिन स्टेप्स कैसा होता है वो बता देता हूँ। जब आप ऐड डोमेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डोमेन का नाम डालना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये एक वीडियो है, आप वीडियो बस खाली मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये वीडियो में कैसा वो डोमेन को ऐड करता है। ये प्योर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो वीडियो है। ऐड ए डोमेन पे क्लिक करने के लिए अभी देखो उसने क्या क्या किया। फर्स्ट स्टेप उसने अभी यहाँ पे ईमेल आई जो है कि डोमेन नेम डालेगा अभी फिर इसके बाद नेक्स्ट, वेरीफाई योर डोमेन, साइन इन टू GoDaddy। उसने GoDaddy से जो है कि वो डोमेन परचेस किया है। मोर ऑप्शंस भी हैं, आपने GoDaddy के अलावा दूसरे किसी से लिया तो दूसरे पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने GoDaddy पे क्लिक किया, भाई किसी ऐड करो कोई तो, आपको ऑथराइज के लिए पूछेगा, आपको GoDaddy का यूजर आईडी एंड पासवर्ड करना है। और फिर इसके बाद देखिए इसके अंदर जो है रिकॉर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के बाद आप लोग इसको बस खाली ध्यान से देखना, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। वेरीफाई किया उसने, वेरीफाई करने के बाद ऑथराइज करेगा कि हाँ यही मेरा अकाउंट है और सही पर्सन ने लॉगिन किया। जिसको आईडी एंड पासवर्ड मालूम रहेगा उसी को पता रहेगा। MX रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, सी नेम, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए वो 3 रिकॉर्ड जरूरी है। इंटरव्यू क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑनलाइन, अभी जब अगर आप एक्सचेंज एडमिन रहोगे या फिर ऑफिस 365 एडमिन रहोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि अगर मैं डोमेन रजिस्टर करता हूँ उसमें कितने टाइप्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, मेन रिकॉर्ड्स कितने होते हैं। अगर एक्सचेंज का, अगर आपको डोमेन का जो है कि सिंकअप कराना है तो आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक MX रिकॉर्ड होता है, एक TXT रिकॉर्ड होता है, एक सी नेम होता है। ये तीनों के चीज जो है, तीनों के अलग अलग फंडे हैं, तीनों के अलग अलग अपने जो है कि स्पेसिफिक काम करते हैं लोग। इसके बाद जो है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड स्काइप फॉर द बिजनेस, ये सब जो है कि टीम्स एंड स्काइप के लिए होता है। तो उतना तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक मैं जितना पढ़ा हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। जब आपका ये डोमेन वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा, आपने उतना सेटअप कर दिया, 24 आवर्स लेता है डोमेन को वेरीफाई करने के लिए। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, कनेक्ट डोमेन आपका हो जाएगा और फिनिश कर देना है। बस खाली इतना सा ही काम इसके अंदर रहता है, लेकिन वही काम सबसे बड़ा होता है। भाई एक डाउट है। हाँ अभी हमने डोमेन ज्वाइन कर दिया, हमने डोमेन वेरीफाई कर दिया, हमने डोमेन ऐड कर दिया। जो हाँ, हमने डोमेन ऐड किया हुआ है वो हमारा प्राइमरी रहेगा कि सेकेंडरी रहेगा? आपको दोनों दिखेगा। आपको वहां पे पहले सेट करना पड़ेगा कि वो आपको प्राइमरी करना है कि सेकेंडरी करना है। जैसे अभी हमारा है आप अपना ये जो और माइक्रोसॉफ्ट.com वाला, ये तो अभी बना हुआ हाँ है, हमने जो टेनेंट क्रिएट किया तब का था। अभी दूसरा अगर हाँ डोमेन ऐड किया वो मेरा प्राइमरी डोमेन है मेरा,
कंपनी का मेन, तो उसको मैं सेट कर सकता हूँ ना प्राइमरी में, कि कर वो सकते सेकेंडरी हो, हो जाएगा। कर सकते हो। यहाँ पे ही आपको ऑप्शन देगा जो यहाँ पे आपको सेटिंग में दिखाया था मैंने, डोमेन में हम्म दिखाया था। अभी समझो कि यहाँ पे आपके दो डोमेन दिखेंगे, ठीक है। हम्म जैसे आपके यहाँ पे दो दिखेंगे तो यहाँ पे आपको चूज करने के लिए एक ऑप्शन आता है कि वेदर यू वांट्स टू मेक हिम प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक ओके। है। हाँ, उसका मेरे पास एक पीडीएफ पड़ा है, उसका स्टेप्स उसने बताया उसके अंदर कि कैसा करना है। देखो यहाँ पे ऑफिस 365 पे उसने क्लिक किया, सेटअप पे गया, डोमेन पे गया और ऐड डोमेन पे उसने क्लिक किया। उसने ये डोमेन पे नेक्स्ट करने के बाद जो है कि डोमेन नेम डाला, नेक्स्ट किया। इसके बाद साइन इन टू GoDaddy, या फिर आपके पास अगर ये सब रिकॉर्ड्स पड़ा है तो आप वो दे दो, नहीं तो मैं साइन इन करता हूँ। डायरेक्ट साइन इन करने के बाद ऐड डीएनएस रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट करना है, अपडेट सेटिंग करना है, उसने फिनिश कर दिया। आगे का जो पेजेस है वो उसने बताया नहीं, शो कैसे नहीं किया। अभी यहाँ पे दोनों डोमेन यहाँ पे दिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो किसी एक पे सिलेक्ट करके देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट दिख रहा है आपको। जो आप ऐड करोगे बाद में वो आपका बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे आपको पूछता है ऑप्शन कि उसको डिफॉल्ट करना है कि माइक्रोसॉफ्ट को करना है। जिस पे आप क्लिक करोगे उसके ऊपर वो बाय डिफॉल्ट आपका क्रिएट कर देगा डोमेन, मतलब उसको जो है कि प्राइमरी डोमेन कर देगा और दूसरे वाले को सेकेंडरी डोमेन करेगा। और जब आप यूजर क्रिएट करोगे, जब कभी भी आप यूजर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको वो मेल आईडी क्वेश्चन आईडी क्रिएट करेगा। करने का हाँ, टाइम पे, हाँ वो आता है ड्रॉप डाउन पे वो, हाँ। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा कि आपको ऑन microsoft.com पे जाना है या फिर आपका जो प्राइमरी डोमेन है उसके ऊपर यहाँ पे दिखेगा, या फिर यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी दो दिखेगा। फिर इसके बाद जो है कि हाँ, अभी उसके बारे में मैं बोल रहा था कि वो रिकॉर्ड्स अपने को पढ़ने थे, डीएनएस रिकॉर्ड्स। डीएनएस रिकॉर्ड्स होते क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। किसी ने पढ़ा डीएनएस के बारे में? डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये हाँ बेसिकली वो बेसिक क्वेश्चन कन्वर्ट पूछा करता है ही ना जाता आईपी है। नाम से आईपी में। हाँ, तो वो तो आपने वो बेसिक जो है कि पढ़ा है उसके बारे में, करेक्ट। हम्म यहाँ पे लिखा था डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस इज ग्लोबली सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग ह्यूमन रीडेबल होस्ट नेम टू दियर करस्पॉन्डिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम लोग तो नंबर याद नहीं रख सकते, लेकिन नाम याद तो रख सकते हैं, और ज्यादातर नाम ही याद रखते हैं। तो उसने पहला जो आपका आंसर था वो करेक्ट था कि आईपी टू नेम और नेम टू आईपी को रिजॉल्व करता है, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एक्सेस द वेबसाइट यूजिंग डोमेन नेम लाइक example.com, दैट डोमेन नेम मस्ट पॉइंट टू द वैलिड आईपी एड्रेस। जैसे आपने google.com किया तो उसको कोई ना कोई एक बैकएंड में आईपी रहती है जो उससे कनेक्ट करती है, तो आप जाके उससे कनेक्ट हो जाते हो। तो ह्यूमन रीडेबल होस्टनेम इज चेंज टू वर्ड दैट इजी टू रिमेम्बर, बराबर। वर्ड को बराबर रिमेम्बर कर सकता है, लेकिन आईपी कितना वो रिमेम्बर करेगा? तो IPv4 होता है एक और IPv6 होता है, अलग अलग चीजें इसके अंदर है। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स टाइप्स जो है कि आपके बहुत से अलग अलग है, जैसे ए रिकॉर्ड्स है, ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स है, सी नेम है, एनएक्स रिकॉर्ड है, एमएक्स रिकॉर्ड है। ए रिकॉर्ड्स जो होता है कि आपका अगर IPv4 अगर आईपी है तो आप ए रिकॉर्ड यूज कर सकते हो। अगर ट्रिपल ए जो है मतलब 4 टाइम ए या ये रिकॉर्ड्स है तो आपको IPv6 इसके लिए रिक्वायर्ड लगेगा, ठीक है। IPv4 और IPv6 ये अपने आप में ही एक अलग दुनिया है, इसके बारे में आप लोग पढ़ना कि क्या है वो। सी नेम रिकॉर्ड होता है, देखो यहाँ पे ए रिकॉर्ड के बारे में उसने बताया कि क्या है। ए रिकॉर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनएस रिकॉर्ड टाइप। ए इज द रिकॉर्ड स्टैंड फॉर एड्रेस। जो ए का हम लोग यूज करते हैं एड्रेस, ठीक है। दोनों ए और ट्रिपल ए दो का दोनों ही एड्रेस के होता है उसका। एंड ए रिकॉर्ड शो द आईपी एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक होस्ट नेम ऑफ अ डोमेन, ठीक है। जो आपका ये डोमेन नेम है example.com, तो उसका स्पेसिफिक आईपी रहता है ए रिकॉर्ड्स, ठीक है। और उसके अंदर IPv6 ही आईपी लगता है अगर आपने ए रिकॉर्ड्स यूज किया। तो डीएनएस रिकॉर्ड लुकअप द डोमेन example.com रिटर्न द फॉलोइंग रिजल्ट। जैसे आपने example.com के सामने सेट करके रखा है ये वाला आईपी,
फिर इसके बाद आप यूज ऑफ रिकॉर्ड क्या क्या है उसके अंदर आप लोग पढ़ना। फिर ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स के बारे में क्या है, 4 टाइम ए क्या है, जस्ट लाइक रिकॉर्ड पॉइंट टू आईपी एड्रेस टू द डोमेन। ठीक है, सेम इसके जैसा ही आई ए रिकॉर्ड्स के जैसा ही है सेम, बस इसके अंदर आपका IPv6 लगता है। उसके अंदर IPv4 जो है कि यहाँ पे 192.168 या फिर ऐसा जो पब्लिक आईपी आप देख रहे हो ऐसा आईपी रहेगा। और इसके अंदर जो 4 टाइम ए रिकॉर्ड है उसके अंदर आपका IPv6 रिकॉर्ड रहता है। और एज अ रिजल्ट IPv6 सॉल्व द इशू ऑफ रनिंग आउट ऑफ यूनिक आईपी एड्रेस एंड IPv6 एड्रेस लुक्स समथिंग लाइक द फॉलोइंग। ओके, यूज द ट्रिपल ए रिकॉर्ड, इसका यूज कहाँ पे होता है? यूजेस ऑफ ट्रिपल ए रिकॉर्ड DNS रेजोल्यूशन हैज अ ग्रेट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ IP6 विच इज इम्प्रूवमेंट ओवर IPv4। इसका मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, जो IPv4 का अपग्रेडेड वर्जन IPv6 है। सी नेम रिकॉर्ड क्या? सी नेम और इज ए कैनोनिकल नेम। कोई एक्सप्लेन करेगा कैनोनिकल नेम? अभी देखो एक अलियास होता है, ठीक है। अभी मेरा एक नंबर रहेगा, समझो कि C1234, तो उसको जो है कि अलियास एक छुपा रहता है। अगर मेरा ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी के उस पे अलियास अगर मेरे को सेट करना है, समझो कि मेरा ईमेल आईडी deepak.vishwakarma@glodarma.com है, तो उसका सी नेम रहेगा, मतलब सी नेम यानी एम्प्लॉय आईडी, जैसे 123456। अगर मैं 123456 डालूंगा और कंट्रोल के करूंगा तो मेरा ईमेल आईडी देगा, करेक्ट। तो अलियास के जैसा ये यूज होता है सी नेम। सी नेम इज ए कैनोनिकल नेम, इज a DNS record that point domain name an alias to another domain. In a CNAME record, the alias doesn't point an IP address. ठीक है, इसमें क्या है कि IP एड्रेस को पॉइंट नहीं करता है, लेकिन जो नेम टू नेम रिजोल्यूशन होता है उसके लिए पॉइंट करता है। एंड द डोमेन नेम इज द alias point to the canonical name. For example, subdomain ngexample.com can point to the example using cname here example.com। एक मेरा डोमेन है, समझो कि deepak.com है, लेकिन उसके अंदर भी तो सब डोमेन रहेंगे xyz.deepak.com। तो ऐसा है यहाँ पे जो उसका है NG उसका एक सब डोमेन है, जिसके लिए फिर आप कैनोनिकल नेम का उसने यूज किया है। एक्चुअल IP एड्रेस एंड यूजिंग ए रिकॉर्ड। बाहर आपको अगर समझो कि आपके अगर अंदर का ही अगर आपने एक्सपोज कर दिया बाहर, तो कोई भी आके चोरी कर सकता है। तो इसीलिए उसको ए रिकॉर्ड से सिक्योर करते हैं लोग। ट्रिपल जो 4 टाइम में है वो IP6 से मतलब लोगों ने सिक्योर करते हैं। मतलब आपको DNS को पॉइंट करना है तो कौन से वे से आप जा सकते हो। एक सी नेम आप दे सकते हो, उसको ए रिकॉर्ड दे सकते हो। यूज ऑफ सी नेम रिकॉर्ड्स क्या होता है? अभी आप ए रिकॉर्ड कर रहे हो तो ए रिकॉर्ड में क्या होता है कि आपको IP टू नेम और नेम टू IP रिजॉल्व करके देगा। लेकिन आपने अगर सी नेम किया तो सी नेम में आपका एक दूसरा सब डोमेन रहेगा। समझो कि आपके अंदर का जो डोमेन है वो जो है कि xyz.com है, लेकिन आपको xyz.com बाहर एक्सपोज नहीं करना है, आपको एक्सपोज करना है कि abc.xyz.com। किसी को थोड़ी पता चलेगा कि हमारा जो xyz.com ही प्राइमरी डोमेन है, प्राइमरी जो सर्वर है। तो हिट किसको करेगा? XYZ को, ना कि ABC को करेगा। तो ऐसा अलग अलग है। अभी सी नेम रिकॉर्ड किस लिए? प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द सी नेम रिकॉर्ड इज रनिंग मल्टीपल सब डोमेन फॉर द डिफरेंट पर्पस ऑन द सेम सर्वर। समझ में आ गया? अभी मेरा एक ही सर्वर है, एक सर्वर जो है कि DNS के लिए चल रहा है, एक सर्वर FTP के लिए चल रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अभी अगर FTP जो है कि आप लोग को कुछ थोड़ा सा बाउंस जाएगा ये रिकॉर्ड्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में अगर आप लोगों ने जो है कि थोड़ा सा अगर नॉलेज ले लिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज FTP example.com फॉर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द सर्वर वेब पेज इज बाय example.com। वी कैन देन यूज cname record point both subdomain to example.com। okay, the main domain example.com then point to the server IP address using a records। फिर इसके बाद यहाँ पे है देखो NS रिकॉर्ड। अभी NS रिकॉर्ड क्या है कि नेम स्पेस। आप लोगों ने कभी मार के देखा है NS लुकअप CMD? अगर आपने ओपन किया रहेगा
और एनएस लुकअप आपने कभी चलाया है? हाँ 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 हाँ, तो एनएस लुकअप आप चलाते हो तो आपको क्या मिलता है? वो वही डोमेन अपना का नाम और उसका लैपटॉप आईपी वगैरह एड्रेस। कुछ इशू रहता है तो करेक्ट, करेक्ट। अगर आपने आईपी एड्रेस डाला तो वहां पे जो है कि डोमेन नाम लिख के आपका आएगा, और आपने डोमेन नाम लिख के वहां पे डाला तो आईपी एड्रेस लिख के दिखाता है। करेक्ट। यस यस। हाँ, तो वही है एनएस रिकॉर्ड का क्या मतलब है। एनएस नेम सर्वर होता है, ठीक है। एनएस रिकॉर्ड इज नेम सर्वर। आपने शायद पहली बार सुना रहेगा कि एनएस रिकॉर्ड भी होता है कुछ। एनएस लुकअप हम लोग मारते हैं, लेकिन एनएस का नाम नहीं पता अपने को, मतलब मीनिंग नहीं पता। एनएस मतलब नेम सर्वर। Name server record specific the authority DNS server for the domain. In other words, the NS record help point to where internet application like a web browser can find the IP address for a domain. Usually multiple name server are specified for a domain. For example, this could look like NS1 example hosting provider. Okay. यूज ऑफ एनएस रिकॉर्ड का यूज क्या है वो भी आप लोग देख लेना। मेरे को पॉइंट बस खाली करना था एमएक्स रिकॉर्ड पे। एमएक्स रिकॉर्ड जो है कि हम लोग मेल में यूज करते हैं ज्यादातर, मेल एक्सचेंज। ठीक है। एमएक्स रिकॉर्ड का जो है कि नाम है पूरा मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड इन ए डीएनएस रिकॉर्ड टाइप दैट सो वेयर द ईमेल ऑफ डोमेन शुड बी routed to in other word an mx record make it possible to डायरेक्ट ईमेल टू ए मेल सर्वर। अभी कोई भी समझो कि मुझे मेल कर रहा है, अभी जो है कि मुझे मेल कर रहा है, तो कैसे वो मेल करेगा कि मेरे पास मेल आएगा। ठीक है, तो वो एक एमएक्स रिकॉर्ड बनता है कि हाँ, जो है कि दीपक.com को सेंड करना है तो उसके पास दीपक.com के पास एक एमएक्स रिकॉर्ड रहेगा। अभी abc.com अगर सेंड करेगा तो वो दीपक.com को जब टू में मेल करेगा तो वो ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ये दीपक.com है। वो बैकएंड में चेक करेगा कि इसके पास क्या क्या है। अगर उसके पास एमएक्स रिकॉर्ड है तो ही आगे मेल सेंड करेगा। फर्स्ट वो एमएक्स रिकॉर्ड चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे एमएक्स रिकॉर्ड, अभी यहाँ पे एमएक्स है, मतलब दो दो एक्सचेंज सर्वर है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे वॉल्यूम हाई रहता है, जहाँ पे समझो 10,000 पब्लिक है, 20,000 पब्लिक है, तो वहां पे आप एक सर्वर पे नहीं चला सकते हो। एक सर्वर पे चलाओगे बेचारा खत्म हो जाएगा सर्वर ही। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल सर्वर रखने पड़ते हैं। समझो कि जो है कि 2,000 की 5,000 यूजर की ट्रैफिक ये इस पे जा रही है, 5,000 यूजर की ट्रैफिक उस पे जा रही है। मतलब अल्टरनेट वो जो है कि चलते रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। यू कैन हैव ए मल्टीपल एमएक्स रिकॉर्ड फॉर द सिंगल डोमेन। अभी मेरे यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, 10,000 यूजर हैं और उनका डेली का जो है कि इतना मेल्स आते रहता है जाते रहता है। तो मुझे जो है कि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे मल्टीपल एमएक्स रिकॉर्ड के जो सर्वर्स रखने पड़ेंगे। एंड ये सब जो है कि मैं क्लाउड में जब मैंने सर्विस लिया है तो माइक्रोसॉफ्ट का काम है कि माइक्रोसॉफ्ट कितना अपने को प्रोवाइड करता है, कि माइक्रोसॉफ्ट के पास कितना अच्छा सर्वर है, कितना उसकी अच्छी बैंडविड्थ है उसके पास, कितना वो लोड लोड ले सकता है, वो उनका इंजीनियर देखेगा। जब अगर मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस एक्सचेंज सर्वर है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं कितना सर्वर बिल्ड करता हूँ, कितने स्टोरेज का बिल्ड करता हूँ, कितना उसकी कैपेसिटी रहेगी, कितना उसका रैम रहेगा। समझो कि मेल डिले भी होता है तो इसके वजह से भी डिले होता है कि भाई आपके पास 8 GB रैम है और मेल आ रहा है, वो इतना मेल वॉल्यूम में है कि वो अटक ही जाएगा, और धीरे धीरे फिर करके आपके पास 10 मिनट के बाद 20 मिनट बाद मेल आएगा, और फट से मेल आता है कभी कभी। तो वो इसीलिए मैकेनिज्म बना है कि आपने कितना एमएक्स रिकॉर्ड वहां पे रखा है, मतलब आपका जो है कि एक्सचेंज सर्वर बना के रखा है। यूज ऑफ एमएक्स रिकॉर्ड आप देख लेना क्या है। विथ एमएक्स रिकॉर्ड इट इज पॉसिबल टू हैंड ऑफ ईमेल टू ए डिफरेंट मेल सर्वर। फॉर एग्जांपल यू कैन डिसाइड टू लीव ऑल द ट्रबल of setting up webmail on a server. You own a specialized email provider. This comes with the many benefits include custom mail client for the reading and sending email, and imported security and spam filter. Also, you can use a service like Site 24/7 to monitor and verify issue with the mail server your MX record. अभी देखो उसने क्या किया, एक एक मेल ऐसा, एक एक्सचेंज सर्वर ऐसा खड़ा किया कि जिससे सिर्फ सेंड कर सकते हो। दूसरा ऐसा किया किसी भी इनकमिंग कर सकते हो, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए दो सर्वर उसने खड़े कर दिए। फिर इसके बाद अगर उसकी सिक्योरिटी चेक करनी है तो उसके लिए दूसरा उसने सर्वर खड़ा कर दिया। इसके बाद वो तीनों साइट, तीनों सर्वर को अगर देखना है कि और कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो तो उसने 24/7 के लिए एक मॉनिटरिंग सर्वर खड़ा कर दिया। तो ये अलग अलग चीज है।
एक mx रिकॉर्ड आपने देख लिया, फिर इसके बाद जो है कि ये कैसे रहता है mx, और @ से हम लोग उसको देखते हैं। अभी इसका मैं आगे और लेके जाता हूँ कि क्या है। अगर आप लोगों ने सर्वर कभी क्रिएट किया रहेगा तो पीटीआर रिकॉर्ड आपने देखा रहेगा, पॉइंटर। पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है, सर्वर कभी अगर आपने बिल्ड किया रहेगा तो, नहीं किया रहेगा तो ठीक है, वो देख लेंगे आप लोग, फिर से अपन लोग क्रिएट करेंगे एक बार। एक टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है, टीएक्सटी स्टैंड फॉर टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड टाइप lets the owner of a domain store text value in the DNS. Several services use the record to verify ownership of a domain. Okay. इसका थोड़ा सा मैं एक दूसरे जगह वर्ड में बनाया था कुछ। पूछो पूछो, अभी तक कुछ थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, थोड़ा बहुत पूछो जब तक मैं सर्च कर रहा हूँ। हाँ भाई, एक डाउट था, ये एमएक्स रिकॉर्ड और टीएक्सटी रिकॉर्ड दोनों में से सिक्योर कौन सा रहेगा? दोनों भी एक ही केवल का कि अलग अलग है? नहीं, तीनों के अलग अलग फंक्शनैलिटी है और तीनों अपने को चाहिए। एक एसआरबी रिकॉर्ड होता है, एक एमएक्स रिकॉर्ड होता है, एक टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है। एमएक्स ओके। का काम अलग होता है, टीएक्सटी का काम अलग होता है, ऐसा है। ओके। और अपने को चाहिए ही चाहिए वो। देखो भाई, हाँ बोलो बोलो। ये डीएनएस का रोल 365 में मतलब क्या सिक्योरिटी के लिए या दूसरी चीज के लिए यूज करते हैं? अगर आपको एक्सचेंज सर्वर या फिर डोमेन, आपको जब डोमेन आपको आपके डोमेन से, मतलब आपने जो नया नया टेनेंट बनाया है, ठीक है, वो टेनेंट में अगर आपको डोमेन ऐड करना है आपका, तो उस टाइम पे ये रिक्वायर्ड है। लेकिन आपने, चलो आपने वीडियो देख के तो ऐड तो कर लिया, लेकिन उसका मीनिंग भी तो मालूम रहना चाहिए कि भाई ये क्या है, टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या है, एमएक्स रिकॉर्ड क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है ये। अगर मुझे, अब मैंने अभी यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड नहीं किया है, लेकिन अभी समझो कि मुझे मेल सेंड करना है, रिसीव करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने डोमेन बनाया ही नहीं है। ठीक है। अभी समझो कि चलो अभी मैं टेस्टिंग करके ही देख लेता हूँ। अभी मैंने ये अपना जो है कि EMS इंट्यून एट DMS इंट्यून, हाँ अभी मैंने ये जो है कि हम लोगों ने कल नया इन्वायरमेंट बनाया था, करेक्ट। और मुझे अभी मेल सेंड करना है, चलो आउटलुक से मैं अभी एक मेल सेंड करता हूँ। अरे शिट, यहाँ पे क्लिक किया, आउटलुक पे क्लिक किया, 14 डेज एंड स्किप यस किया। मुझे अभी एक मेल सेंड करता हूँ मैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और इसको बस खाली मैं टेक्स्ट मैसेज सेंड करता हूँ, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। सेंड में तो यहाँ पे दिख रहा है, अभी तक तो मुझे कुछ रिटर्न में आया नहीं। मुझे मेरे मेल पे मेल आ गया है। क्योंकि क्या है कि ये जो है वेरीफाइड है फ्रॉम, जो है कि यहाँ से ही वेरीफाइड है। मतलब उसने कैपेबल है कि उसने मेल सेंड कर दिया। अभी समझो कि मैं इसको मेल सेंड करता हूँ और इसको हाय लिखता हूँ, अब इसके पास मेल आया कि नहीं। ठीक है, इसके पास भी मेल आ गया। तो मतलब क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन है वो वेरीफाइड है, उसके यहाँ पे एमएक्स रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, ये सब है। और एमएक्स रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेगा, जब आप आपका डोमेन परचेस करोगे, समझो GoDaddy से आपने परचेस किया, तो GoDaddy पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक सी पैनल होता है, सी पैनल में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे, या फिर डोमेन के पैनल में आपको, डोमेन के टैब में आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि मेरा
MX रिकॉर्ड क्या है, DNS क्या है, TXT रिकॉर्ड क्या है, तो वो सब चीजें आपको बताएगा। अभी यही वाला था कैसा ऐड करने का। अभी समझो कि मेरा ये है, ऐड पे उसने क्लिक किया, यहाँ पे डोमेन नेम डाला उसने, फिर इसके बाद जो है कि जाएगा उसके पास एन MX रिकॉर्ड टेल वेयर टू डिलीवर ईमेल मैसेज। ठीक है, MX का आपको मीनिंग बता दिया था कि MX क्या होता है, मेल एक्सचेंज। अभी यहाँ पे लिख दिया उसने सिंपल सा आंसर, एन MS रिकॉर्ड टेल वेयर टू डिलीवर ईमेल मैसेज। TXT रिकॉर्ड क्या है, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम स्पूफिंग योर डोमेन टू सेंड स्पैम। अभी मुझे कुछ इलीगल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। मेरा नाम समझो कि अभी जैसे एक आपने भी देखा, एक gloderma.com आपने देखा, ठीक है, deepak.vishwakarma@gloderma.com। मैं सेम ईमेल आईडी टेनेंट पे जब बनाऊंगा, मैं एडमिट करो उसको, जब मैं सेम ईमेल आईडी किसी दूसरे टेनेंट पे जब मैं रजिस्टर करूंगा, तो वहां पे मैं बस खाली ये लिख दूंगा, deepak.vishwakarma@gloderma। ठीक है, वहां पे जो ग्लोडर्मा, GLOWDERMA है, तो वहां पे DARMA। कुछ समझा आप लोग को मैंने क्या बोला? हाँ हाँ। अभी समझो कि ये ईमेल आईडी है, deepak.vishwakarma@, ये मेरा एक्चुअल ईमेल आईडी है, ठीक है। और मुझे अगर स्पूफ करना है, कुछ लफड़ा करना है कंपनी में, बस खाली मैंने ये कर दिया। अभी आप बताओ, दीपक बन के मैंने आइडेंटिटी क्रिएट किया और सेंड किया, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो गया ना चोरी। कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको ग्लोडर्मा और ग्लोडर्मा में? हाँ भाई, पर अगर ना अपने ऑफिस रजिस्टर में एक और फंक्शन है डिफेंडर में कि ना हाँ अपने जो भी ईमेल आईडी हम लोग क्रिएट करते हैं हमारे डोमेन पे, उसका हाँ, एक इम्पर्सोनेट का भी एक ऑप्शन आता है वहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। तो वो क्या TXT का ही फंक्शन है क्या, इम्पर्सोनेट वाला? हाँ, इनपर्सनेट वही है कि मतलब क्या है कि आपको चोरी करनी है, लेकिन जो है कि आपको सेम बनना पड़ेगा ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि तो हमारे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में ना ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं जो हमारे MD के नाम से ना भेजते, मेल आईडी करेक्ट कुछ और रहता है पर डिस्प्ले नेम में ना उनका पूरा एग्जैक्ट नाम रहता है। तो वो करेक्ट। लोग क्या करते हैं, जो बाहर के जो स्पूफिंग करने वाले लोग, वो हाँ डिस्प्ले नेम में ना MD का नाम रखते हैं और मेल आईडी किसी और का, क्योंकि मेल आईडी दिखता नहीं है ऊपर, मेल करेक्ट आता तो नाम दिखता है वहाँ पे, तो लोग मेल कर करेक्ट। देते हैं यूजर लोग मोस्टली। हाँ, तो वही है कि अगर किसी भी बंदे की आइडेंटिटी चोरी करके जो है कि हम लोग मेल सेंड करते हैं, अभी किसको पता चलेगा कि भाई ईमेल आईडी जो है कि, देखो अभी ग्लोडर्मा और ग्लोडर्मा बस खाली ई और ए का फर्क है, बराबर। ई और ए का बस हम्म। खाली फर्क है उसके अंदर, और सब A to Z सेम टू सेम है। कोई भी अगर क्लिक करेगा, मैं समझो कि ये वाले ईमेल आईडी से मेल सेंड कर दिया, और ये जब इससे मैं किसी को मेल सेंड कर दिया, और फिर इसके बाद बोला ये लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक किया कि बस वायरस फैल गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही चीज है कि आपकी आइडेंटिटी चुरा चुरा रहा है ना वो। यहाँ पे उसका हम्म। मीनिंग वही था, TXT टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम स्पूफिंग योर डोमेन टू सेंड स्पैम। नहीं तो वो फिर वो ग्लोडर्मा मतलब वो एग्जैक्ट जो है कि डोमेन बन के फिर भेज सकता है ना, आपकी आइडेंटिटी चुरा रहा है वो। ऐसे ही RBL में ना अभी एक मेल आया था, हाँ। मतलब IT सपोर्ट लिखा था पूरा, जैसे हमारा हम्म IT सपोर्ट का मेल है, आगे पूरा था हम्म। RBL LLbank.com, डबल एल हाँ था। तो वही इसमें होता है डबल जो पर्सोनेट वाला आपने अभी देखा, वही सब चीजें। ऐसे सभी की मेल आईडी पे आ गया, करें IT से क्या आ गया, मतलब मैंने देखा, मैंने पूरा वो सिक्योरिटी स्कैनिंग देखा कैंपेन तो चलाती है डबल हर एल एक था। कंपनी, हर एक हाँ बड़ी बड़ी कंपनी जो है जो BFSI प्रोडक्ट यूज करती है, वो सिक्योरिटी कैंपेन ऐसा चलाती है। अगर ऐसा नहीं चलाएगी
तो आदमी तो काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, और इतने अच्छे से काम कर रहा है कि भाई उसको नेक्स्ट जो है कि अवार्ड मिलने ही वाला है। उसकी जॉब नहीं जाए, बेचारा अपना अंधाधुंध काम कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लेके डूब जाती है। ये किसी कैसा ने मेला है ऐसे ही, सर हाँ आईटी सपोर्ट का? क्या ये जो बात, आईटी सपोर्ट से आया था उस टाइम दीपक जी आप भी थे, उस हाँ टाइम भी आया था मेल हाँ RBLL। पता है, वो हम ही लोग भेजते हैं, वो सिक्योरिटी कैंपेन हम ही लोग चलाते हैं। उस टाइम आप थे है ना? हाँ, उस समय सिक्योरिटी कैंपेन हम ही चलाते हैं कि भाई यूजर अपना कितना अवेयर है। अगर कोई भी ऐसे लिंक अगर कोई भी भेजेगा एमडी के नाम से, या फिर कोई भी ऐसा बन के बनेगा और वैसे सेंड कर दिया, और फिर इसके बाद, बहुत लोग ने क्लिक किया होगा। हाँ तो फिर इसके बाद क्या है कि वो जो अपनी सिक्योरिटी टीम है उसके ऊपर कॉल लेके बैठ जाती है, बंदे लोग को बुलाती है, क्यों आपने सिलेक्ट किया, क्यों क्लिक किया, फिर उनको धमकी दिया जाता है बहुत कि सारे यूजर ने आपने, क्लिक किया था ना। हाँ तो उनसे जो है कि अकेले में जो है कि अपना जो आईटी सिक्योरिटी टीम है वो अकेले में उनसे बात करती है कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको ये ऑर्डर दिया जा रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको वार्निंग लेटर दिया जा रहा है, आपकी किसी भी जॉब मेल खतरे आईडी में पे है। ठीक बिना है तो, पढ़े ऐसे हाँ आप कितना भी काम करो अच्छे से, लेकिन ध्यान से पढ़ के ही आप देखो कि क्या है क्या नहीं, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। अभी समझो कोई भी एक वायरस वाला लिंक रहा और उस पर आपने क्लिक कर दिया तो वायरस आपके सिस्टम में आ गया, तो फिर बिल्कुल काम खत्म बिल्कुल। ना। हाँ वो तो है ही। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सी नेम रिकॉर्ड इन क्लाइंट साइड ऑटो डिस्कवर। सी नेम का देखो आप लोग को नाम कुछ अलग वहां पे भी बताया था, यहाँ पे सी नेम देखो क्या है, रिकॉर्ड फॉर द क्लाइंट साइड ऑटो डिस्कवर हेल्पिंग मेल क्लाइंट कनेक्ट यूजर टू दियर रिस्पेक्टिव मेल बॉक्स। अलग अलग चीजें अलग अलग लोग उसका देते हैं, मतलब आंसर, यहाँ पे कुछ अलग आंसर है, वहां पे कुछ अलग आंसर है। काम देखो उसका कैसा है, अभी mx अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो mx@, क्या क्या रहता है, पॉइंट टू बी एड्रेस जो मेरा डोमेन रहेगा .mail.protection.outlook.com। ठीक है, mx रिकॉर्ड भी देखो protection.com पे ही जा रहा है। txt रिकॉर्ड है, वैल्यू उसका रहता है SPF1। ठीक है, SPF जब आप एक्सचेंज पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि SPF रिकॉर्ड क्या होता है वो सब। तो इंक्लूड spf.protection.outlook.com/all। फिर सी नेम ऑटो डिस्कवर के लिए यूज होता है autodiscover.outlook.com। जो हम लोग हमारा फटाक से प्रोफाइल कनेक्ट हो जाता है ना, अगर हम लोग आउटलुक एप्लीकेशन ओपन करते हैं और बंदे का ईमेल आईडी डालते हैं और फिर इसके बाद वो ऑटोमेटिक टिक टिक का ऑप्शन आता है, तो ऑटो डिस्कवर में ही आता है। तो ऑटो डिस्कवर अभी outlook.com तो अपना मेन डोमेन हो गया, ठीक है, लेकिन ऑटो डिस्कवर तो एक एक्सचेंज सर्वर है उसका। आपने ये वाला कुछ ध्यान से अगर दिया रहेगा यहाँ पे, सी नेम, सी नेम यहाँ पे लिखा है ना, इट्स द प्रैक्टिकल इन सी नेम रिकॉर्ड रनिंग मल्टीपल, देखो मल्टीपल सब डोमेन, ठीक है, मल्टीपल सब डोमेन फॉर द डिफरेंट पर्पस ऑन द सेम सर्वर। सेम सर्वर रहेगा लेकिन उसके सब डोमेन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, लेकिन काम सबका अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए सबका काम रहेगा। अभी आउटलुक कॉन्फ़िगर कराना है तो मुझे ऑटो डिस्कवर की सर्विस चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो वही ऑटो डिस्क, अभी एफटीपी चलाना है तो सेम सर्वर में यूज करूंगा लेकिन ftp.example.com मतलब ftp.outlook.com डालूंगा। तो ऐसा सबका अलग अलग चीजें रहता है, तो सेम केस में यहाँ पे भी हुआ है। तो ऑटो डिस्कवर उसकी एक अलग से सर्विस है, एफटीपी जो है अलग से सर्विस है, लेकिन पीछे का डोमेन अपना सेम है। यू विल नीड टू सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, यू विल जो भी है। फिर इसके बाद यहाँ पे जब आपका देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स रिकॉर्ड एमएक्स रिकॉर्ड ये सब दिख रहा है, फिर यहाँ पे ऐड डीएनएस रिकॉर्ड्स पे आपको क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद वो ऐड हो जाएगा। और जैसे वो ऑथराइज हो जाएगा आपके जो है कि GoDaddy के अकाउंट पे, फिर यहाँ पे आपको पूछेगा द डोमेन नेम इज कंप्लीटेड। फिर इसके बाद क्या है, हाँ अभी ये लिंक आपको जो वीडियो वाला लिंक आया है, फिर इसके बाद ये सभी इसके अंदर मैंने लिखा है। अलग अलग चीजें, एनएस रिकॉर्ड क्या है, एनएस रिकॉर्ड का काम क्या है, एमएक्स रिकॉर्ड क्या है, डीएनएस क्या है, सबका अलग अलग। इसके अंदर देखो एसओए रिकॉर्ड है, टीएक्सटी रिकॉर्ड है, पीटीआर रिकॉर्ड है, एसवीआर रिकॉर्ड है,
Using the DNS record type, it's possible to store the IP address and port for the specific service. SBR का मीनिंग ये है कि IP एड्रेस और पोर्ट जो है कि अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है। TXT रिकॉर्ड का आपको बता ही दिया है। PTR रिकॉर्ड क्या है कि पॉइंटर होस्ट करता है। अभी PTR रिकॉर्ड प्रोवाइड ए डोमेन नेम फॉर द रिजर्व लुकअप। एक NS लुकअप होता है, एक रिजर्व लुकअप होता है। Each operate a record is provide the domain name linked to the IP address instead of IP address to a ये जब आप लोग NS लुकअप मारते हो वहां पे IP एड्रेस जब इंटर करते हो तो आपको डोमेन नेम आता है, और जब आपने डोमेन नेम इंटर किया तो वहां पे आपको IP एड्रेस आता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि हम लोगों ने सेटिंग करके रखी है, PTR रिकॉर्ड करके रखा है कि ये IP एड्रेस रहेगा तो जाके ये डोमेन देना है, अगर ये नेम रहेगा तो ही ये IP एड्रेस देना है। तो ये PTR रिकॉर्ड्स का काम है। अभी PTR क्या बोला इसने? लिंक एन IP एड्रेस इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस फॉर ए डोमेन। तो ये मैं आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग ये पढ़ना DNS रिकॉर्ड्स के टाइप के बारे में कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। कुछ बोरिंग लग रहा है क्या? हेलो, कुछ बोरिंग लग रहा है आप लोग को? नहीं नहीं ये पहली बार सुने रहोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जाएगा। पहली बार सुन रहे हैं। हाँ। तो अभी आप सोचो कि आप लोग कहाँ पे, आप लोग डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम कर रहे हो और मेरे लेवल पे आने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, यस बराबर ना? काफी मेहनत कर हाँ, तो मैं जो पेमेंट ले रहा हूँ, जो मैं पोजीशन पे बैठा हूँ, अभी सोचो कि कितना दिमाग है, क्या पढ़ाई किया मैंने, भले से आधा अधूरा है लेकिन एटलीस्ट मैं मार्केट में अपडेटेड हूँ थोड़ा बहुत, पूरा आउटडेटेड नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो है कि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो फिर आगे बड़ा टफ होएगा। कोई भी पूछेगा ना कि अभी आप लोगों को 7 लेयर ऑफ OSI पता रहेगा, OSI लेयर कितने हैं? 7 आप लोग बता ही दोगे, जो अभी मैंने आंसर ही कर दिया। OSI लेयर कितने हैं, हर एक OSI लेयर का काम क्या है, ये पहला ही क्वेश्चन रहता है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का। करेक्ट हरी? ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन वगैरह ना। हाँ, और तो 7 वही जो लेयर है, OS, हाँ 7 लेयर है टोटल। हाँ, तो 7 लेयर है, तो 7 लेयर के अलग अलग काम है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर। हाँ, तो सबके अलग अलग काम है, पहले कौन काम करता है बाद में कौन काम करता है ना? हाँ सर, सबका कोई बिट फॉर्म में, कोई स्विच पे सपोर्ट करता है, कोई बिट फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करता है, फिर वो बिट से पैकेट में ऐसे करके आता है पूरा। अभी मेरे को प्रॉपर मतलब भूल गया हूँ, थोड़ा पढ़ा था, प्रॉपर याद नहीं है सर। नो प्रॉब्लम, लेकिन है ना एटलीस्ट नॉलेज हाँ तो है सर, कि भाई सबका अलग अलग। मार्केट में OSI लेयर भी था पहले और अभी भी है, तो वैसे ही मार्केट में DNS रिकॉर्ड्स भी है, DNS भी है। तो ये सबके फंक्शनैलिटी है, क्या है, काम क्या करते हैं, तो थोड़ा बहुत मालूम होना। अगर जब आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक्सचेंज के 3 रिकॉर्ड बताओ, मेन कौन से होते हैं, तो आपको MX रिकॉर्ड बताना है, TXT बताना है और फिर इसके बाद C नेम बता देना है। यही 3 चीजें रहती ही हैं और तीनों के फंक्शनैलिटी बता देना है कि क्या काम करता है। और थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा तो ये रिकॉर्ड और AAA रिकॉर्ड के बारे में बता देना है कि ये रिकॉर्ड को रिक्वायर्ड है IPv4 और AAA रिकॉर्ड को रिक्वायर्ड है IPv6। ये दोनों काम क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड क्या करता है कि, और जो है कि AAA रिकॉर्ड क्या काम करता है, बस ऐसे ही है। फिर इसके बाद ये तो अपना एडमिन पोर्टल हो गया था, और एजर एड पोर्टल पे हम लोग जा रहे हैं। इसके अंदर आप लोग को यूजर्स एंड रोल पढ़ा दिया था। बहुत लेट यार ये लोग ज्वाइन होते हैं। इसके बाद क्या है कि अभी वीडियो देख लेंगे, बाद में फिर देखने का मन ही नहीं करता रहेगा इन लोग का। फिर यहाँ पे यूजर हो गया, ग्रुप्स हो गया, ग्रुप को कैसा मैनेज करना है, लाइसेंस कैसा असाइन करना है ग्रुप को, यूजर को कैसा मैनेज करना है, बल्क यूजर कैसा क्रिएट करना है, ग्रुप में कैसा ऐड करना है, ये सब तो हो गया आपका। रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर,
रोल का भी आपका हो गया कि एक यूजर को अगर रोल मुझे ऐसे असाइन करना है तो कैसे असाइन करना है। आप तो यार डायरेक्ट यूजर के रोल में चले जाओ, वहां से आप असाइन करो, या तो किसी एक एप्लीकेशन यहाँ पे जो रोल्स आपको दिख रहे हैं रोल के ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे ऐड असाइनमेंट या फिर जो भी मेंबर है उसको ऐड करो यहाँ पे। वैसे आपका रोल जो है कि डिसाइड होता है, रोल आप किसी को दे सकते हो। ये सब बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में अगर मैं बताते बैठूं तो फिर और भी लेक्चर्स लग जाएंगे, लेकिन क्या है कि आप उतने अभी तक कैपेबल नहीं हो कि वो एक एक स्टेप धीरे धीरे वो खुलते जाएगा कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी होता है। डिवाइसेस के अंदर आपके पूरे डिवाइसेस दिखेंगे कि कितने कितने डिवाइसेस हैं। अभी डिवाइसेस के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल डिवाइसेस अपने को नजर आएंगे। एक ऐप रजिस्ट्रेशन और एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये दो चीजें हैं जो आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो अभी आपके काम के लायक भी नहीं और बोलोगे क्या बता रहे हो। अगर आप डिवाइसेस के अंदर आ गए हो तो वहाँ पे स्टेल डिवाइसेस क्या है, नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस क्या है, अनमैनेज डिवाइसेस क्या है। ठीक है। अभी डिवाइसेस स्टेल फॉर द 6 मंथ, स्टेल का मीनिंग क्या होता है भाई? स्टेल का मतलब ये होता है कि आपने उसको कुछ दिनों से यूज नहीं किया है, वैसे ही पड़ा है। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? गूगल करते ना एक बार। ठीक है, स्टेल का डिवाइस आपको जो है हिंदी में बता दिया मैंने। स्टेल का डिवाइस ऐसा होता है, जब स्टेल होता है ना तो मतलब आपने कुछ दिनों से उसको यूज नहीं किया है, उसको ऐसे ही रख दिया है आपने। तो इसीलिए आपको दिखाएगा। समझो कि आपने एक बार कंपनी पोर्टल में लॉगिन कर दिया और फिर इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि मुझे उसको एक बार देख लूं अपडेट आया है कि नहीं आया है, सिंक करना है कि नहीं करना है। फिर इसके बाद जो है कि आप आउटलुक भी एप्लीकेशन भी उसके अंदर नहीं चला रहे हो, मतलब इतने आलसी हो गए हो कि वो सब नहीं काम कर रहे हो। आपका लैपटॉप ओपन, बच्चों के साथ आराम से रहा। ठीक है, वो भाई सबका पर्सनल पर्सनल पार्ट है। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग कंटिन्यू कुछ दिनों के लिए अगर यूज नहीं करते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए अगर समझो छोड़ देते हैं, तो वो सब कंडीशन में वो स्टेल डिवाइस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी पॉलिसी नहीं पहुंच रही या फिर सिंकअप नहीं हो रहा है, इसलिए वो स्टेल डिवाइस में उसको आना पड़ जाता है। फिर इसके बाद नॉन कंप्लाइंट डिवाइसेस में आप लोग को बताया था कि नॉन कंप्लाइंट डिवाइस होता क्या है, जहाँ पे हम लोग को मतलब पॉलिसी अगर हम लोगों ने कुछ नहीं मीट किए, समझो कि अगर आउटलुक मुझे चलाना है तो मुझे इसका एप्लीकेशन जो है कि क्या बोलते हैं अपना कंपनी पोर्टल का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है ही, अगर वो नहीं रहेगा तो नॉन कंप्लाइंट हो जाएगा, सीधी सी बात। तो आउटलुक को चलाने के लिए मुझे कंपनी पोर्टल रखना ही पड़ेगा। फिर अनमैनेज डिवाइस, जो कि मैनेज ही नहीं है, मतलब कंपनी का फीचर है, कंपनी का पॉलिसी है कि ये चीजें रखोगे तो ही मैनेज होएगी। या फिर अनमैनेज मतलब क्या है कि जो एक मैनेज होता है यानी कंपनी की तरफ से मैनेज होता है, और एक आपने अगर उसको रिमूव कर दिया तो अनमैनेज डिवाइस हो गई कि जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनका डिवाइस अनमैनेज हो जाता है, क्योंकि वो लोग कंपनी पोर्टल को रिमूव कर देते हैं। तो ये सब एंट्री यहाँ पे अपने को दिखती है कि कितने मैनेज्ड हैं कितने अनमैनेज्ड हैं, ये सब है। और एप्लीकेशन प्रॉक्सी, ये चीजें भी आपको बाद में बताऊंगा कि एप्लीकेशन प्रॉक्सी क्या होती है। जब मैं सर्वर खड़ा करूंगा तो बताऊंगा क्या आता है। लाइसेंसेस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके टेनेंट में कितने लाइसेंसेस है वो आपको दिखा देंगे यहाँ पे। आपने तो ग्रुप बेस्ड लाइसेंस देख ही लिया था, उसके ऊपर क्लिक किया आ क्यों नहीं रहा है? अजर एडी कनेक्ट के बारे में भी बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद अच्छा गेट सर्टिफिकेट लाइसेंस मैनेजमेंट, यूजर है, ग्रुप है, सेल्स सर्विस ट्रांसफर। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेनेंट पे कितने लाइसेंस हैं, कितने असाइंड हुए, कितने अवेलेबल हैं, एक्सपायर कभी हो रहा है, टोटल कितने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अब यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, बिल का भी है जो आप ऑफिस 365 पोर्टल से कर रहे हो। सम व्हाट यहाँ से भी आप कर सकते हो। लाइसेंस के फीचर क्या है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि लाइसेंस के फीचर्स क्या हैं क्या नहीं है। अगर ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो और इसके अंदर आप जाके देखो इसके अंदर कितने लोग को असाइंड है, लाइसेंस के को ग्रुप को ही असाइन है कि नहीं असाइंड है। ठीक है, और सर्विस प्लान डिटेल देखना है तो इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। वो लाइसेंस आपने जो लाइसेंस लिया है मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्लस ऑफिसर, जो ई फाइल लाइसेंस आपने लिया है तो इसके अंदर क्या क्या फीचर कवर है। तो एजर एडी प्रीमियम प्लान 1 प्रीमियम 2, फिर इसके बाद एजर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन P1 P2,
एजोर राइट्स मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं हम ARM, जो माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसके बाद डिफेंडर ऑन क्लाउड, डिफेंडर ऑन आइडेंटिटी है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है इसके अंदर, ये सब चीजें हैं। अभी आप लोग को एक कुछ चीजें बतानी थी मुझे। ब्रांडिंग आपने कभी सुना है नाम ब्रांडिंग? नहीं सुना भाई है नहीं। ब्रांडिंग के बारे में? ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अगर आपको ब्रांडिंग दिखा तो बताना मुझे। ब्रांडिंग आया था। आया था क्या? हाँ हाँ। अरे यार दिख तो नहीं रहा है, ब्रांडिंग इधर ही कहीं पे रहेगा वो। कंपनी ब्रांडिंग, कंपनी ब्रांडिंग आपने नहीं सुना है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी जब हम लोग देखो कभी भी अगर आपने जो अपने एक्स एनवायरनमेंट में अगर आपने देखा रहेगा, अगर आपने आउट जो वन ड्राइव अगर आप लॉग आउट करते हो या फिर जब लॉग इन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक सिंबल आता है, एक कंपनी का लोगो लिख क्रिएट करके आता है, पीछे बैकग्राउंड अलग रहता है। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? चलो नहीं देखा तो भी दिखा देता हूँ। जनरली तो माइक्रोसॉफ्ट का ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट का ही आता है, ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ। ये मेरा चालू है अभी, यहाँ पे मैं मेरा आउटलुक भी यहाँ पे चालू है। कंपनी ब्रांडिंग आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है वो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और अपना वन ड्राइव ओपन किया। और इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट। ये दिख रहा है लोगो, ये वाला लोगो, हम्म। ये जो लोगो है ये दिख वो रहा है। अभी है। वन ड्राइव डॉट ऐसे ही है क्या? वन ड्राइव को अगर लॉग इन करना है तो EMS EMS ग्लो, EMS ग्लो डॉट ऑन माइक्रो सो माइक्रोसॉफ्ट.com। ये देखो यहाँ पे जो मेरा ये दिख रहा है लोगो पीछे छोटा सा ही हम्म। EMS ग्लो के जस्ट ऊपर ये अपना लोगो हो गया, और एक बैकग्राउंड इमेज भी आता है, वो अभी मुझे यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है? वही कंपनी ब्रांडिंग के बारे में कि मतलब आपका जो है कंपनी का वो दिखा सकते हो, लोगो रहेगा, लोगो सेट कर सकते हो। अभी कंपनी ब्रांडिंग है यहाँ पे, और इसके अंदर भी शायद है कि नहीं कंपनी ब्रांडिंग, यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेल्स डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर रिपोर्ट, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। तो अपना एजर आईडी यहाँ से हम लोग जो है कि देखते हैं, डिफॉल्ट साइन इन एक्सपीरियंस आपको दिखाता है। कस्टमाइज पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कंपनी ब्रांडिंग के यहाँ पे दिखाएगा कि आपको क्या क्या सेट करना है। अभी जैसे यहाँ पे बेसिक है, लेआउट है, हेडर है, फुटर है, साइन इन फॉर्म है और रिव्यू है। साइन इन फॉर्म पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बैनर का लोगो पूछ रहा है। इसके बाद स्क्वायर लोगो हाइट और थीम क्या है, स्क्वायर लोगो डार्क थीम क्या है, अपर हिंट, ये सब जो भी अलग अलग चीजें हैं आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ज्यादा अगर आपको पता रहेगा तो इसके बारे में आप देखना, नहीं पता है तो फिर बोल ही नहीं सकते। अभी नीचे कभी कभी आप लोग देखते हो कि ये URL पे क्लिक करो तो आपको कंपनी के वहां पे लेके जाएगा, URL भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हेडर है, ऊपर क्या लोगो आप डाल सकते हो। यहाँ पे लेआउट इसका जो है, आप देखो यहाँ पे टेम्पलेट इसका दिया रहता है, कैसा स्क्रीन देना चाहिए, फुल स्क्रीन बैकग्राउंड देना चाहिए,
अभी यहाँ पे हेडर है, फिर इसके बाद हेडर, फुटर, कस्टम CSS। बेसिक में मैं बनाता हूँ अभी। बेसिक में यहाँ पे फेविकॉन, बैकग्राउंड इमेज और पेज बैकग्राउंड कलर। चलो यहाँ पे मैं एक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट लोगो। लोगो चलो ये वाला लेता हूँ अभी। सेव इमेजेस। बोलो, कौन बोल रहा है? अभी इसका 32 बाय 32 बोला उसने माइक्रोसॉफ्ट कि नहीं लेगा भाई। तो भी रीअरेंज करो। डाउनलोड। ये बड़ा यार कंफ्यूजन वाला काम है। इसमें एडिट एडिट ओपन विथ रीसाइज इमेज कस्टम। इसको क्लिक किया, कितना बोला है? 32 बाय 32। सेव। और ये वो पिक्चर में गया क्या? माइक्रोसॉफ्ट लोग पे। ठीक है, अभी उसका थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, कोई दूसरा एक इमेज ले लेते हैं अभी। बोरिंग है ना भाई आप लोग को? नहीं नहीं नहीं, ब्रांडिंग मेरे को लग रहा है कि ये ठीक ठाक है। हाँ भाई ये जरूरी है, क्योंकि ये आता है, पूछते हैं लोग कंपनी ब्रांडिंग क्या होती है। हाँ, और कहीं पे भी आप क्लाइंट साइड में जाओगे, जब आपको डिप्लॉय कर देगा, अगर आपको बोला एक कंपनी ब्रांडिंग मेरे को चेंज करना है, फिर क्या करोगे आप? गूगल करके बैठिए फिर। नहीं मालूम रहेगा करते तो। रहो फिर। अभी यहाँ पे क्रिएट आपने कर दिया, चलो कंपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग अभी चेक करते हैं इसका। ऑन ड्राइव डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम क्या? देखो। क्या ओपन करना है आपको? OneDrive.com होता है ना? हाँ ये मेरा यूजर जो है कि कोई भी ले लेता हूँ यूजर। ये देखो पीछे का बैकग्राउंड देखा आपने? हाँ हाँ, दिखा दिखा दिखा। आया ना? ओके ओके। हाँ, और ये वाला नहीं चेंज हुआ यार, ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है। कुछ लगा हम लोगों ने, लगता है लफड़ा किया रहेगा इसलिए नहीं दिख रहा वो। तो पीछे कंप्लीट हम लोग डाउन का हाँ कंप्लीट हुआ नहीं था वो। तो कंप्लीट सेटअप हुआ नहीं था अपडेट। उधर लाइनिंग दिख रहा था ना डाउनलोड का, अपलोड का। ओके ओके। तो हमारा ये पीछे का देखो सेट हो गया, एक नंबर लग रहा है भाई एकदम। इमेज इंक्लूड अभी अपने को देखना है कि कैसा वो सेट करते हैं। अभी फर्स्ट जो है कि हम लोगों ने तो सेट कर दिया। ये कंपनी ब्रांड। लोगो जो है कि फेविकॉन, द अपलोड बैकग्राउंड इमेज फेविकॉन और चूज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड इमेज में ये आ गया। फिर लेआउट, हेडर,
फुटर, बैनर, लोगो, ये लोगो के यहाँ पे सेट करना पड़ेगा अपने को। हाँ, वो दूसरे सेक्शन में भी हम लोग लगा दिए। हाँ, तो पिक्चर किधर गई, पिक्चर सही नहीं आ रहा, फट जा रहा है ना इसका। हाँ, तो कितना 10 KB अपने को मांग रहा है वो। दूसरा लोगो देखते हैं। इमेज डाउनलोड, तो ये कितना 10 KB के ऊपर जा रहा है। एडिट, एडिट कहाँ से करें? इसका साइज अगर मुझे कम करना है तो ऊपर से रेजुलेशन है ना 100% जो दिख रहा है। हाँ? ऊपर ऊपर दिख रहा था, 100% से कम कर दो। अभी यहाँ नहीं पे नहीं, मैं एडिट पे क्लिक कर दिया। ऑफ ऐसे कुछ आता है रिजर्वेशन चेंज करने का। हाँ यार, वही तो मेरे को दिख नहीं रहा इधर। रेजुलेशन आ रहा था ना, वो रेजुलेशन आ रहा है, उससे वो कम कर दोगे तो कम हो जाएगा रेजुलेशन इसका। एडिट करके ये रेजुलेशन वाला, कम कर दीजिए। ऊपर साइड ये में आ तो बड़ा ऊपर आ रहा था फिल्टर अभी। में बैक आइए ना, किसी बैक आइए। ये ऊपर आ रहा है ना, हाँ ऊपर बैक, देखिए जहाँ पे ऑप्शन है। ऊपर 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 राइट साइड में ऊपर, ये जूम लेफ्ट 100% जो दिख रहा है वो कम करिए ना। लेफ्ट साइड में आना कि 100% राइट साइड में आना, वो बताओ। नहीं, 100% दिख रहा है वो 100% जहाँ लिखा है ना उधर दीपक भाई। अच्छा, ये 100%, ये हाइड, तो ये तो ऐसा ही हाइड। है बड़ा करने के लिए। हाँ, नहीं कम ये करोगे तो 100% पे ही है, आगे स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, इसको एडिट करना पड़ेगा ये। अभी एडिट एडिट पे करिए क्लिक ना। कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। प्रो एडजस्ट इधर आता है, यहाँ भी हाइड दे रहा है। लेफ्ट साइड में है बट ऑप्शन, लेकिन हाइड वहाँ पे भी है। दीपक भाई, मैं दूसरा क्या बोल रहा ऑप्शन, हूँ, ये क्लोज करो तो एक बार। इस पे राइट क्लिक करना, ओपन विथ पे जाना, ये चूज अनदर ऐप पे जाना। वो दूसरा लिख आता है ना, वहाँ पे सही से हो जाता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करके कुछ तो आता है उसका, नहीं आ रहा है। अरे तो वहाँ पे नहीं आ रहा वो, पेंट पे ही ओपन लेकिन करो। मैं इसके अंदर ही ओपन करना पड़ेगा वो भाई आ रहा था पेंट पे करो, ऑप्शन पेंट पे। लेकिन। पेंट में आता है। ओके, चलो पेंट, इमेज प्रॉपर्टी, हाँ देखो देखो, हाँ इसमें आएगा देखो। 32 बाई 32। और चलो, ये तो बड़ा छोटा हो गया। तो भी हो गया तो। इमेज प्रॉपर्टी इसका पिक्सल डिफॉल्ट करूंगा तो छोटा नहीं हो जाएगा ना अभी। 5 से वाइज छोटा नहीं होना चाहिए बस, खाली और कुछ नहीं। साइज क्या है इसका, 13 KB हो रहा है, मेरे को 10 KB चाहिए। PNG में करेंगे तो कितना जा रहा है वो। 35 पे हो ऑनलाइन जाएगा। एडिट कर दीजिए, ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन कर दीजिए साइज। उसको 10 KB चाहिए, 10 KB से ऊपर लेगा नहीं वो।
देख रहे हो, बोलता है भाई 10 KB तो 10 KB। फाइल इमेज 96 DPI कलर एंड डिफॉल्ट में। फाइल सेव एज JPG। अभी 12 KB आया यार, तो कैसे कम करेगा। ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप कर दीजिए इसको। ओ 10 KB आ गया। अभी भी क्या हो गया इसको तकलीफ। द फाइल अपलोडेड इज टू लार्ज। कम करना रहेगा उसको। 10 KB तो लिया मैंने। बस इमेज यही- साइज अभी और कितना छोटा चाहिए इसको। कट टू कट लेगा क्या ये साला। हम्म, 10 KB यार है। वो कुछ तो रहेगा यार, दिमाग अभी खराब हो रहा है मेरा। ओ यस, ले लिया, मेहनत काम आ गया अपनी। वही है क्या, हाँ वही कुछ मुझे वही अलग ले, लगता है वो बिठाया। है ना। कुछ अलग लेना चाहिए था लगता है मैं इमेज। हम्म। कोई फर्क उसको नहीं हुआ इसीलिए। लेकिन वही इमेजेस तो इसको अपलोड हो गए। तो दूसरा 29 KB इसको। लोग भी बोलेंगे कि कुछ भी कर रहा है हमारे लोगों के साथ। 10 बज गए ना भाई, 12 KB फिर से। तो मतलब ऐसी है कि ये कैसा करते हैं। तो आप लोगों को कंपनी ब्रांडिंग के बारे में मालूम पड़ा ना आज। हम्म।
यही कंपनी ब्रांडिंग है। कौन है भाई, फिर से प्रॉब्लम दे रहे हो। जाने दो, इसके ऊपर पूरा टॉपिक बेस्ड रहेगा अपना। ठीक है, तो ऐसे ही कैसे करते हैं कंपनी ब्रांडिंग, है आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये तो उसको सेट करके मैं रखे रहूंगा, आप लोग को दिख जाएगा। लेकिन वैसे ही करते हैं हम लोग, बस खाली उसका साइजिंग मेरे को डिफरेंट नहीं करने आ रहा है, नहीं तो अगर आ जाता तो फट से अपना काम हो जाता। सो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, यूजर्स एंड ग्रुप, इसके बाद डीएनएस का रिकॉर्ड देख लिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या दिखा, कंपनी ब्रांडिंग देख लिया। और आप लोग को देखना था ना साइन इन लॉग और ऑडिट लॉग क्या होता है। ठीक है, तो साइन इन लॉग्स में अभी ये यूजर कहाँ कहाँ पे या फिर कितने यूजर ने कहाँ कहाँ पे लॉगिन किया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखेगा। देखो अभी ये जो इंट्यून ईएमएस करके यूजर है, इसने लॉगिन किया, ठीक है, उसका डेट बताएगा, टाइमिंग बताएगा, उसका रिक्वेस्ट आईडी कौन सी है, कौन सा एप्लीकेशन उसने यूज किया था। ठीक है, और जब यूज किया उसने तो उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, कौन से आईपी से किया था वो। इसके बाद जो है कि यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है कि कोई अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, अभी आप लोग को एक मेन चीज बताने जा रहा हूँ कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसा लगाते हैं, अगर ये जिसने मिस कर दिया तो समझ जाओ टॉपिक मिस। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है तो आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हो, सेकंड जो है कि आप यहाँ पे आपके एजर एक्टिव डायरेक्टरी जो अपना माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है, वहां पे जाके आप लोग जो है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, MFA जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो है कि एक्टिव यूजर्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अपने को टैब दिख रहा है, अगर नहीं भी दिखता रहेगा तो यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का टैब दिख जाता है। तो मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के टैब पे क्लिक किया तो अपने को वो दूसरे पेज पे लेके जाएगा। जब हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो वहां पे अपने को कुछ ऑप्शंस देते हैं कि कैसा आपको सेट करना है। तो यहाँ पे अभी ये आप अगर पॉलिसी अगर लगा दोगे यहाँ से, तो ये क्या आता है कि आपको 1 बाय 1 एक एक यूजर के लिए लगाना पड़ता है, लेकिन अगर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के थ्रू लगाते हो तो कोई भी नया यूजर ज्वाइन होता है तो उसको ऑटोमेटिक MFA लग जाएगा। अगर यहाँ से आपको लगाना है तो आप 1 बाय 1 एक बंदे को सिलेक्ट करो, फिर इसके बाद इसको इनेबल करो, यहाँ पे इनेबल करोगे तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग जाएगा। दूसरा, सबको इनेबल करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो और इसके बाद यहाँ पे इनेबल करो, तो इसको भी लग जाएगा। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि आपको कुछ सेटिंग करनी है, अभी ये वाला सेटिंग आपको कोई नहीं बताता, सर्विस सेटिंग। सर्विस सेटिंग पे जब मैं एजर का माइक्रोसॉफ्ट का क्लास लगाया था यहाँ पे एज अपना ये अथारी में, तो वहां पे मैंने उनको एक क्वेश्चन कर दिया था कि सर्विस अकाउंट सर्विस सेटिंग का भी बताओ, तो बोले कि ये टॉपिक में इंक्लूड नहीं है और इसके लिए जो है कि आपको अपने से ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी जब सर्विस सेटिंग में आप आए तो ये 3 आईपी जो है कि बाय डिफॉल्ट रहती है, ट्रस्टेड आईपी इनकी जो भी है ऐसी ही रहती है, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ती है अपने को। वेरिफिकेशन कोड अभी जो यहाँ पे दिख रहा है, वेरिफिकेशन मेथड अवेलेबल, तो अभी टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट वाला करना है, नोटिफिकेशन थ्रू मोबाइल ऐप करना है, या फिर वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम द मोबाइल ऐप और हार्डवेयर टोकन। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉल टू फोन पे अगर जब आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं दिख रहा है, और क्या कॉल टू फोन वाला रहना चाहिए यार, लेकिन डिसेबल क्यों दिख रहा है ये? ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे अलाउ यूजर टू रिमेम्बर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन द डिवाइस दे ट्रस्ट 90 डेज के लिए यहाँ पे दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट जो है डिवाइस यहाँ पे 90 डेज दिख रहा है। कभी कभी क्या आता है, कहीं पे 30 दिन रखते हैं, कहीं पे 14 दिन रखते हैं, तो ऐसा ये सबके ऊपर रहता है, डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे ऐप
ऐप पासवर्ड पे क्या है, अलाउ यूजर टू क्रिएट ऐप पासवर्ड टू साइन इन टू नॉन ब्राउजर ऐप। पहले ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन ये नया नया अपडेट आया है इसके अंदर। डू नॉट अलाउ यूजर टू क्रिएट ऐप पासवर्ड टू साइन इन नॉन ब्राउजर ऐप। तो अभी यहाँ पे इसका कुछ पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा इसके लिए। नया नया फीचर आया है कि एप्लीकेशन पासवर्ड का क्या है, क्योंकि टेस्टिंग नहीं किया है। पता तो है लेकिन टेस्टिंग नहीं किया है उसके ऊपर। तो टेस्ट करूंगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या है। स्किप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। क्यों स्किप करना है, रहने देते हैं ऐसे ही। ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन अपने नहीं है, या फिर कहीं पे ट्रस्टेड आईपी आपको करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन ये अपने ट्रस्ट, ओ यहाँ पे एग्जांपल दिया था उसने, ठीक है। तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन के लिए आप लोग जो है कि यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप कि आईपी यहाँ पे डालो। और बेसिकली हम लोग आईपी यहाँ पे डालते भी नहीं। अगर आप वो ट्रस्टेड आईपी में आ गए तो आपके लिए स्किप कर देगा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो फिर आपकी फिर सिक्योरिटी कहाँ पे गई। और यहाँ से आप जो है कि इसको सेव करो और अलाउ कर दो। इसके बाद जो है कि आपको यूजर के ऊपर पॉलिसी लग जाएगी, मतलब उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा यहाँ से। ये हो गया। अभी दूसरा जो है कि कल बताऊंगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसा लगाते हैं। और जो ये आप देख रहे हो ये लाइव एग्जांपल में चलता है, और ये मेथड कोई भी कंपनी यूज नहीं करती है। अभी समझो कि आज आपने देखा 3 लोग को आपने अप्लाई कर दिया, दूसरे 9 महीने 10 महीने के बाद तीसरे अलग जो है कि एम्प्लॉय आते हैं जाते हैं। अभी समझो वो लोग आ गए और मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो उनको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगेगा। अगर मैंने एक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी बना दी तो वहां से उनको ऑटोमेटिक लगेगा कि जैसे बंदा इनरोल हुआ कंपनी में उसको ऑटोमेटिक एमएफए पूछना ही चाहिए।